Hello all, today we'll be starting with new chapter number 5, गोवा जैसे मैंने देखा। ये चैप्टर लिखा है विनय शर्मा जी ने। इस चैप्टर में बेसिकली गोवा का जो कौन से या आई वाज टेलिंग इस चैप्टर में गोवा का वर्णन किया है कि कितना सुंदर है, कितने बीचेस है, कितना पीसफुल लगता है, कितना सीनिक है, कितना ब्यूटीफुल है। ये इस चैप्टर के थ्रू बताया हुआ है। सो लेट अस सी, ये एज एन सेल्फ स्टडी चैप्टर ही है। सो इवन दो आई एम रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग इट राइट नाउ, घर पे आप यही होमवर्क आज वापस करोगे, पूरा चैप्टर खुद पढ़ोगे, प्लस जो भी क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे इसके टेक्सचुअल वो सॉल्व करने हैं। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगित हो उठता है, और हो भी क्यों नहीं। यह की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यह कारण ही मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सह परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि गोवा, ये नाम सुनते ही सबके मुंह पे खुशी आती है, एक रौनक आती है, और वो भी क्यों नहीं। भले ही छोटा सा शहर हो, छोटा सा स्टेट हो, बट वो इतना ब्यूटीफुल है। इस वहाँ की हवा, वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का एक रौनक, एक चीज ही अलग है। ऐसे 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। उन्होंने कहा कि गोवा एक्सप्रेस जब हमारे मडगांव के यहाँ पे आके रुकी तो हम उसमें बैठ गए, फटाफट उससे उधर से टैक्सी ली, टैक्सी से जाने लगे। तो वो जो रोड ट्रिप होता है वो भी बहुत मनमोहक होता है, उसमें भी बहुत आनंद आता है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजता पाने का सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। उसने कहा कि अगर हम किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो सबसे बेस्ट चीज होता है ट्रैवलिंग करना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। एक मन जो होता है वो वापस फ्रेशन अप हो उठता है और एकदम एनर्जेटिक होता है और रिलैक्स हो जाता है, यानी सारे प्रॉब्लम से दूर चले जाते हैं। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव के 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। तो उन्होंने बोला कस्बा बेनालियम नाम का एक रिसोर्ट था, वहां पे उनकी टैक्सी रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खानपूर्ति का हम पर आराम करने के इरादे में अपने अपने सूट से चले गए। उन्होंने कहा कि ये सब हमने पहले से ही बुक किया था, तो फॉर्मेलिटीज वगैरह सब पूरी करने के बाद हम अपने अपने सूट यानी अपने अपने रूम में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों के बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य दो भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। यानी उसने बोला कि गोवा का बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं। गोवा जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, साउथ गोवा एंड नॉर्थ गोवा। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम प्रायः उमस तथा हवाओं में नमी बनी रहती है। मतलब क्योंकि ऐसा बीची है, क्योंकि ऐसा पानी भरा रहता है, तो गोवा का जो हवा है हमेशा मॉइस्ट रहता है। हरितमा से भरपूर है, फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, फिर भी धूप तो होता है। मतलब समर सीजन में गर्मी भी उतनी ही होती है। यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। उसने कहा गोवा तो वैसे तो अपने लाइफस्टाइल के लिए वगैरह जाना जाता है, लेकिन अपने इसमें वो अपना एक कल्चर भी धारा हुआ है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। उन्होंने बोला कि यहाँ के जो शाम होते हैं, इवनिंग्स होते हैं, वो बहुत अच्छी और बहुत रॉकिंग होती है, तो चलो इस शाम के मजे लेने चले।
आप भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियो। दिन भर की थकान तथा उमस से भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसॉर्ट के बीच की दूरी कोई 1 किमी ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय नहीं हो पा रही थी। अब सागर देखने का उत्साह ही बढ़ता जा रहा था। उसने बोला रिसॉर्ट से हार्डली कुछ किलोमीटर्स पे था, लेकिन फटाफट चलने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मानो वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा हो। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतना था बीचेस पे जाने का, वो लाइफस्टाइल्स वगैरह देखने का, इसलिए। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसीलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। उसने बोला तभी से एक आवाज सुनाई दी लहरों की, जिसकी वजह से सभी लोग वहां पे दौड़ पड़े। सड़क छूट गया था मतलब रास्ता खत्म हो गया था, अभी सब रेत ही सैंडी एरिया था क्योंकि बीचेस वगैरह थे। फिर भी धसे हुए पैरों में पूरी ताकत से उठा उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उसे जाकर लिपट गया मतलब पानी में जाकर कूदना। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुटे लगे। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने की पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद तो होना ही चाहिए, नहीं तो हर काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। उन्होंने देखा वहां पे जाके कि जो छोटे बच्चे हैं वो जैसे हम जाते हैं ना बीच पे जाते हैं तो रेत का घर बनाते हैं, कोई महल बनाता है, छोटा सा ऐसा माउंटेन जैसा बनाता है। तो वो जो लहर है, जो वेव्स जो तेज आते हैं एकदम, तो वो घर को गिरा देते हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं कि एक बार वो लहर जाने के बाद अगर घर गिर गया है तो उसे वापस बना देते हैं। तो उससे लेखक ने बोला कि हमने ये सीखा कि जीवन में हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि कभी भी कुछ भी असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, यानी जैसे ही शाम ढलने लगी तो हम एक कोने में बैठ गए। मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य है। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाजों के बीचों बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। उन्होंने कहा कि जैसे बीचेस की आवाज अपनी तरफ तो है ही, लेकिन शाम ढलते जो पक्षियों की आवाज है वो भी बहुत अच्छी लगती है सुनने के लिए, उस एनवायरनमेंट में बैठकर एंजॉय करने के लिए। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वो पक्षी है जो ऐसे जब भी वेव्स आते हैं तो काफी बार ऐसे होती है कि उसमें कोई ऐसी छोटी हल्की मछली है, वो भी वेव्स के साथ आ जाती है किनारे पे। तो ये ऐसे पक्षी है जो उस मछली को पकड़ने आते हैं ताकि वो उनको खा सके। तो इसके लिए वो तेज हवा के साथ उड़ने लगते हैं। बट कभी हवा एक ही डायरेक्शन में होती है, बिकॉज ऑफ विच उनको उड़ना पॉसिबल नहीं होता या डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये आलस निकाल कर यानी एकदम आलसी की तरह बनकर किनारे पर ही आकर बैठ जाते हैं। मौका मिलते ही वे सॉरी यहाँ बैठे कुत्तों को इस बात का इंतजार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। मतलब कुत्तों को पता होता है कि ये पक्षी यहाँ पे बैठने वाले हैं और वो वही राह देखते होते हैं। तो बिकॉज ऑफ इट जब वो होता है तो वो उनपे भौंकना शुरू करते हैं, लेकिन उनका मतलब ऐसा भौंकना वेस्ट हो जाता है, ऐसे कुछ पक्षियों को फर्क नहीं पड़ता। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना, पक्षियों का टी-टी करके उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों को अच्छा मनोरंजन करता है। मतलब ऐसा ये सब देखना नेचर का, नेचुरली इन सबको देखना ऐसा अपने आप में एक एंजॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी ने नहाकर समुद्र को नया ही चेहरा नजर आने लगता है। अब समुद्र सहाय और बहवाया दिखने लगा। मतलब उसने बोला जैसे ही सूरज ढल गया और चांद ऊपर आ गया तो जैसे मानो एक अलग ही पिक्चर दिख रहा हो उसी समुंदर का। तो अभी ऐसा वो समुंदर को देख के थोड़ा सा डर भी लगने लगता है। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आगे किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार